जय हिंद बच्चों। आज आप हिंदी व्याकरण का शब्द विचार पार्ट 3 का पार्ट 2 पढ़ेंगे। ठीक है, आपने पहले पढ़ा था स्रोत के आधार पर, तो आज आपका है रचना के आधार पर। है तो रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, यानी कि 3 भेद माने गए हैं। कौन कौन से? रूढ़ शब्द, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, चलिए देखिए। तो रूढ़ शब्द क्या होता है? रूढ़ शब्द जो शब्द परंपरा से चले आ रहे हैं, सदियों से चले आ रहे हैं तथा जिन्हें खंडों में विभाजित भी नहीं किया जा सकता है, उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है, अगर हम उसको अलग करते हैं तो उसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, जैसे जल, रात, सुबह, समय, हाथ आदि। ठीक है, अब दूसरा क्या है? यौगिक शब्द, जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं। ठीक है, 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं तथा जिन्हें सार्थक में विभाजित किया जा सकता है, वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे छात्रावास, दूतावास, विद्यालय, सद्गुण। ठीक है, बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे देशभक्त आदि। यौगिक शब्द उपसर्ग तथा प्रत्यय जोड़कर तथा संधि और समास द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, उसको मतलब कि उसका जो है 2 शब्द से मिलकर बनता है। ठीक है ना, 2 शब्द से मिलकर बनता है, इसलिए यौगिक। ठीक है, और योग रूढ़। और तीसरा कौन सा है? योग रूढ़। जिस यौगिक शब्द से किसी विशेष अर्थ का बोध होता है तो वो क्या कहलाता है? जैसे किसी विशेष अर्थ का, जैसे आपको लगता है कि कोई वेरी इम्पोर्टेंट तीसरा मतलब कि कोई आपको बताया जा रहा है, तीसरा कुछ ऐसा पता चल रहा है, जैसे आपको क्या होता है कि किसी विशेष अर्थ का पता चलता है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है? योग रूढ़ हो जाता है। ठीक है, यानी कि जिस यौगिक से किसी विशेष अर्थ का पता चलता है या बोध होता है, वहाँ पे हो जाता है आपका योग रूढ़ शब्द। ठीक है, अर्थात जैसे देख लीजिए, जैसे हिमालय। हिमालय तो ऐसे बोलेंगे हिम प्लस आलय, जैसे संधि कर सकते हैं इसका, पर इसका एक विशेष अर्थ होता है। हिमालय एक पर्वत का नाम है, एक विशेष पर्वत का नाम होता है। ठीक है, तो अर्थ इसका विशेष क्या होता है? हिमालय यानी कि पंकज, यानी कि कमल के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। गिरधर, जैसे मान लीजिए कृष्ण के अर्थ में, गिरधर हम कृष्ण जी को भी बोलते हैं। और दशानन, रावण जो जिसके 10 सर होते हैं, यानी कि दशानन रावण के अर्थ में भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो अभी आपने क्या पढ़ा? यानी कि रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं। ठीक है ना। अब चलिए देखते हैं, अब तीसरा अर्थ क्या है, यानी कि तीसरा है अर्थ के आधार पर शब्द के। अर्थ के आधार पर यानी अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद माने गए हैं, जैसे सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द क्या होता है? जिन शब्दों का कोई अर्थ निश्चित होता है, यानी कि उसका कोई मीनिंग निकलता है, अर्थ निकलता है, उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी शब्द ले लीजिए, जैसे आसमान, पिताजी, ईश्वर, आपकी बुक में है ना। ठीक, और सार्थक शब्दों के 5 भेद हैं। कौन कौन से होते हैं? पर्यायवाची शब्द हो गए, अनिकार्थी शब्द हो गए, एकार्थक शब्द हो गए, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द हो गए, विलोम शब्द हो गए। ये सब सार्थक शब्द के ही रूप होते हैं। अब देखिए निरर्थक, यानी निरर्थक मतलब होता है जिसका कोई मीनिंग ही ना निकलता हो। ठीक, यानी कि व्याकरण में केवल सार्थक शब्दों का ही अध्ययन किया जाता है। ठीक है, परंतु कभी कभी निरर्थक शब्द भी वाक्य में प्रयुक्त होकर अर्थ व्यक्त करते हैं। तो निरर्थक शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है, कभी कभी होता है ना, जैसे कभी हम चाय कॉफ़ी मांगते हैं तो अरे चाय वाय लेकर आओ, ऐसे होता है ना। तो कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो निरर्थक होते हुए भी क्या होते हैं, मतलब उनका प्रयोग किया जाता है पर उसका कोई अर्थ नहीं होता। ठीक है ना। अगला देखिए, अब प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 9 भेद होते हैं। 9 भेद होते हैं, यानी कि प्रयोग के आधार पर संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, और क्या होता है, हाँ, विस्मयादि बोधक।
ठीक है, और निपात होते हैं। तो इतना याद रखना है आपको, अपनी कॉपी में भी लिखना है कि प्रयोग के आधार पर यानी कि शब्द के कितने भेद माने गए, 9 भेद माने गए हैं, यानी किसके आधार पर, प्रयोग के आधार पर। ठीक है, अब देखिए अब पांचवा क्या है, पांचवा है विकार के आधार पर। विकार के आधार पर, विकार के आधार पर शब्दों के 2 भेद माने गए हैं। ठीक है, विकारी शब्द, जिन शब्दों का रूप लिंग, वचन, कारक तथा काल के कारण परिवर्तित हो जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, इतना याद रखना है आपको, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया विकारी शब्द हैं। ठीक है, यानी उनमें कुछ परिवर्तन आ जाता है, वो विकार यानी कि विकार उत्पन्न होता है, उसमें परिवर्तन आ जाता है तो वो विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए संज्ञा में लड़के, लड़की यानी कि संज्ञा, और सर्वनाम मैं, मुझे, तो इसका विकार हो जाता है ना, मैंने इसको चेंज किया जा सकता है। जैसे काल, विशेषण हो गया काला, काला, काली, काली। जैसे क्रिया चलता है, अगर बहुवचन बनाते हैं तो उसमें चलते लिखेंगे, अगर कोई लड़की है तो चलती लिखेंगे, ऐसे होता है। अब देखिए अविकारी शब्द, अविकारी शब्द क्या होता है, जिन शब्दों का रूप कभी नहीं बदलता, जो सदा एक समान ही रहते हैं, उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्दों को अव्यय भी कहा जाता है। अव्यय यानी कि जो खर्च नहीं होता, जो खर्च नहीं किया जा सकता। व्यय मतलब खर्च होना, तो यानी जिसका कोई खर्च ही ना होता हो, वो अविकारी शब्द होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात, है ना। ये शब्द ऐसे हैं ना जो भी वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं, तो बाकी चीज़ें तो बदल जाती है, पर ये कभी बदलता है नहीं ना, नहीं बदलता है। जैसे मान लीजिए आज बारिश हो रही है, आज बारिश हो रही है, और यहाँ पे देखिए यहाँ वहाँ धीरे धीरे, तो आज क्या है, यहाँ पे क्या है, ये कब नहीं बदलेगा ना, वो तो जो का त्यों रहेगा। ठीक है, जैसे राम और श्याम वन को गए, तो और राम और श्याम, और तीसरा भी कोई व्यक्ति आ सकता है, पर और तो नहीं बदलेगा ना। ठीक है, क्योंकि, लेकिन, आदि, विस्मय आदि, अरे वो, ये सब क्या है, ये अविकारी शब्द होते हैं। ठीक है, आज देखिए आप अपनी कॉपी में इसको लिखना है बेटा। ठीक है, आप लोग सभी लोग फेयर कॉपी में अच्छे से लिखेंगे। जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी वो फ़ोन से आप पूछ सकते हैं, बुक से आप रीड करिए। ठीक है, घर पे रह के अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, ओके।